आप सब लोगों को हेलो। हम लोगों ने ग्रामर के मैंने जो रियल ग्रामर का मैराथन, आखिर क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैं चैप्टर्स के रूल्स नहीं बता रहा हूं, मैंने उसको रियल ग्रामर कहा। क्यों कहा? कि मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया कि प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ होता है, वॉइस में हम क्या चेंज करते हैं, एडजेक्टिव में डिग्री क्या होता है। मैंने जब चैप्टर नहीं बताया और मैंने उसको रियल ग्रामर बोला, उसके पीछे कारण ये था कि तुम किसी भी किताब से पढ़ सकते हो। कोई भी किताब है जिसमें तुम अगर देखो तो सिर्फ चैप्टर के बारे में दिया जाता है। कंसेप्ट्स जो मैंने डील किया था वो तुम्हें बहुत कम मिले होंगे। उनमें से बहुत सारी चीजें हैं कम मिली होंगी, बिकॉज देवर द कंसेप्ट्स। एंड हमारे यहां किताबों में कंसेप्ट्स बहुत कम डील किए जाते हैं, और अगर कंसेप्ट्स ना हो तो चैप्टर्स पढ़ के भी कुछ जनरल क्वेश्चंस बनेंगे। मैं देखता हूं जैसे पोस्ट जाता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं देखता हूं कि बच्चों को कंसेप्ट से कम आइडिया होता है। वो बस कुछ रूल्स हैं, उस रूल के बेस पे वो अपना आंसर्स देते हैं। आपके रियल ग्रामर का ये था कि आपके बेसिक्स को मजबूत करना, और वो बेसिक्स मजबूत करके हम एक्चुअली, अभी तक आप थियरी पढ़ रहे थे, जब तक उसको हम अपने रियल लाइफ के क्वेश्चंस या सेंटेंसेस में एनालाइज ना करें, उसको अप्लाई नहीं करें, तब तक वो पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा रूल कितना काम कर रहा है, कितना फंक्शनल है। अब इसके लिए जो सबसे अच्छा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब तुमको अपने सेंटेंस में एक एक वर्ड के यूज होने का लॉजिक पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज हुआ है। अब जरा सोचो कि अगर टफ एक कॉमन एरर का या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपको मिला हुआ है टफ, उसमें आपको नहीं मिलता इसीलिए क्योंकि एक एक सेंटेंस का आपको लॉजिक, एक एक वर्ड का लॉजिक नहीं समझ में आता कि आखिर ये वर्ड यहां लगा क्यों है। और तब कुछ रूल्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बेस पे आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करोगे। मैं अब के बाद से जो सीरीज, अब अभी के बाद से सीरीज नहीं, जो क्लासेस चलेंगे, जो मैं डिस्कशन करूंगा, वो ये कि आपको सेंटेंस के भीतर ग्रामर के सारी चीजें आपको देखना सिखाना है। पार्सिंग मीन्स डिवाइडिंग वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन द सेंटेंस इनटू देयर डिफरेंट चैप्टर्स, क्लॉजेज, फ्रेजेज, सब सेक्टर में एक एक वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिवाइड करना है। मैं आज उसका एक एग्जांपल लेता हूं। पहले तुम ध्यान रखना कि मैंने शुरुआत से बोला है कि पार्सिंग दो लेवल पे की जाती है। अगर आप वर्ड लेवल पे पार्सिंग करते हो, दोनों को एक साथ करना होगा, एंड देन क्लॉज, फ्रेज, एंड सेंटेंस, जिसका मतलब मीनिंगफुल कलेक्शन नहीं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनके पार्ट में। तुम ध्यान दो कि अगर मैं एक छोटी सी जो मेरे अभी दिमाग में आई लिखने के समय में, कि मैं जब क्लॉज फ्रेज को लेता हूं तो उसको मैं इस लेवल पे नहीं करता। इस लेवल पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हो। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हो कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। समझिएगा जरा, ये वर्ड लेवल पे है, क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन सुनोगे तो उसमें लिखा हुआ है द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। अंग्रेजी के शब्दों को, ध्यान देना, शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हो तो आप शब्द को पहचानोगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। और जब आप
क्लॉज और फ्रेज के लेवल पे करोगे तो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ, ये वर्ड लेवल पे और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे, आपको दो जगह पे पार्सिंग करनी है, एक वर्ड लेवल पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे आपको वैसे ग्रुप लेने हैं जो कि एक साथ साथ में आए हुए हैं। अब ये दोनों को सीखना, और रादर हमारे कोई भी सिद्धांत का तभी कोई फायदा है जब वो तुम्हारे को प्रैक्टिकलिटी में काम करे। सुनना अब आपको इसी लेवल पे आपको, अगर आप देखो तो अगर सेंटेंस का भी ये स्ट्रक्चर देखते हो तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक नाउन होता है ना, वर्ड लेवल पे जाओगे तो नाउन होगा। बस इस पार्ट में कहीं भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच का कोई वर्ड नहीं आया हुआ है, वो यूज होगा कोई पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड, बट आप उसको वैसे नहीं देखोगे कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे आप उसको जज करोगे। जैसे हम लोगों ने एडजेक्टिवल फ्रेजेस देखे थे, एडजेक्टिवल क्लॉजेस देखे थे, हमने एडवर्बियल क्लॉज देखा, एडवर्बियल्स देखा। तो ये जो पार्सिंग है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे और ये वर्ड लेवल पे। अब अगर इन दोनों को हम मैच करें तो दैट बिकम्स अ सेंटेंस, तब ये एक सेंटेंस बनता है। अब कभी भी अगर आप सेंटेंस की पार्सिंग करते हो तो कौन सा पहले करना है कोई मतलब नहीं बनता। आप अपने अगर साथ में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप एक साथ कर सकते हो तो आप दोनों को एक साथ करो। अदरवाइज पहले शुरुआत के स्टेज में आदत डालने के लिए पहले आप वर्ड लेवल में पार्सिंग कर लो। वर्ड लेवल में पार्सिंग करने में आप ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये नहीं पहचानना है, आपको सिर्फ नाम लेना है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे मैं कल के एडिटोरियल में से एक सेंटेंस निकाला मैंने, अगर आपको कल का एडिटोरियल मिला है, कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो कल का एडिटोरियल मिला है तो आप उसमें इस सेंटेंस को लोकेट कर सकते हो जो मैंने दिया है। 11 जुलाई के एडिटोरियल में से एक सेंटेंस मैंने लिया है। अब आप ध्यान दो, अगर मैं इसको वर्ड लेवल पे पार्सिंग करूं तो ये कंजंक्शन है, ये तुम्हारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, डिसिप्लिन का एडजेक्टिव डिसिप्लिनरी, ये नाउन है, ये कंजंक्शन है, ये वर्ब बोलोगे जिसका नॉन फाइनाइट फॉर्म है, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स, पूरा तीनों मिला के नाउन। अगर वर्ड एक साथ बोला जाए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के तौर पे, सॉरी मैंने जो बोला था उसको मैं तोड़ रहा हूं, अभी मैं उस थियरी को तोड़ रहा हूं। ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडवर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये एडजेक्टिव। अब देखो जरा ध्यान देना कि मैंने आर्टिकल को एडजेक्टिव इसीलिए बोला कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हो तो वो आर्टिकल भी एडजेक्टिव का पोर्शन होगा, डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव का पोर्शन होगा। और अगर आपको पहचानना है तो उस हिसाब से आपको सिंपल उसके बाहर नहीं जाना है, पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर आर्टिकल नहीं बोलोगे। एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये अगेन एडजेक्टिव, नाउन, नाउन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, इज सर्विंग वर्ब, एडजेक्टिव। अब इज सर्विंग को मैंने वर्ब इसीलिए लिया क्योंकि वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब मिला के एक यूनिट वर्ब बनाता है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है तो। ये तुम्हारा नाउन, अगेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, यहां पर नाउन,
वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन, और ये एडवर्ब, ऑल टुगेदर एडवर्ब। अगर आप इसको बोलो तो इसको भी नाउन ले लो, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि यूनियन नाउन, नाउन सॉरी, एडजेक्टिव। तो मैंने अभी क्या किया कि इस पूरे पार्ट को, एक एक वर्ड को उसके रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में डाला। अब अगर आप पार्सिंग सीखना चाहते हो तो आपको रियलाइज करो कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, अभी इसका ग्रुपिंग मत बनाना, अभी ग्रुपिंग मत बनाओ। क्योंकि जब ग्रुपिंग बनाओगे ना इस स्टेज में, कि जब आपको वर्ड्स इंडिविजुअल नहीं पहचान में आ रहे हैं और ग्रुपिंग बनाओगे, तो कहीं कहीं बनेगा। तुम्हारा एक्चुअली पार्सिंग ऐसा पार्ट है जिसमें तुम्हारा पूरा ग्रामर का रूल्स, कंसेप्ट सब एक साथ चले आते हैं। अभी देखना तुम, अभी अकेले अकेले वर्ड्स को तुम्हें टारगेट करना है, ठीक है? जब ये वर्ड लेवल पे तुम कर पाओगे तो अब इसमें से तुम वहां से मूव करो। अब तुम रियलाइज करना कि मैंने जब किया तो, कि तुम रियलाइज करो कि तुम्हें कहां कहां दिक्कत हुई पहचानने में, किधर किधर परेशानी तुमको महसूस हुई है, कि तुम पहचानने में, अब वो जहां हुई है उस पे तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है? तुम्हें वर्कआउट करने की जरूरत है जहां जहां तुमको परेशानी हुई है। अब इसी सेंटेंस को अगर तुम ग्रुपिंग के लेवल पे देखो तो डिसिप्लिनरी एक्शन नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। अगर तुम इसको देखो तो तुम्हारे पास ये तीनों को तुम एक नाउन की तरह ले सकते हो, सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स, जिसमें सेंट्रल सर्विस एक साथ जुड़ा हुआ है और ऑफिसर उससे अलग है। तो तुम ये बोल सकते हो कि अच्छा, सेंट्रल ऑफिसर्स नहीं होता, सेंट्रल सेवाओं के ऑफिसर्स। तो ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका नाउन यहां है। दूसरा ग्रुपिंग, अब ये इन्वॉल्विंग अलग है, कंजंक्शन अलग है। अभी मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेवल पे कर रहा हूं, उसके बाद एक और स्टेज पे काम करना है। नॉर्मली अलग है, विद इन अलग है, द डोमेन इसीलिए क्योंकि जैसे इस एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा, वैसे इस एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा हुआ है। प्रीपोजिशन अलग है, उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट एक साथ लिखा हुआ है। और ये दोनों नाउन अगर एक साथ लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे यूनियन गवर्नमेंट, तो ये इनको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कंपाउंड नाउन। तुम्हारे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कंपाउंड नाउन का इस्तेमाल करते हो। अगर तुमको देखो कि थियरी ये है कि नाउन के पहले आप अगर कीवर्ड को लगा रहे हो तो वो एडजेक्टिव होता है। बट समस्या यह है कि अगर मैं कंज्यूमर अवेयरनेस लिखूं, कंज्यूमर अवेयरनेस, तो मैं कंज्यूमर का एडजेक्टिव नहीं बना सकता। अगर मैं बस स्टैंड लिखूं, इससे भी आसान एग्जांपल, तो मैं बस का एडजेक्टिव नहीं बना सकता। इसीलिए ग्रामेरियंस ने कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट लिया कि जब आप उसके पहले वाले को एडजेक्टिव नहीं बना सकते हो या लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप दो नाउन को एक साथ रखो, एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तुमने फ्रेज के लेवल पे, और ये जो एडजेक्टिव है वो इसके साथ लगा हुआ है। व्हेन अलग, इट और इज सर्विंग अलग, द स्टेट आपका नाउन के साथ, कैन बी इनिशिएटेड एक अलग, द इंस्टेंस एक साथ अलग, द गवर्नर और द यूनियन गवर्नमेंट और लगा हुआ है, तो और तो इक्वल चीजों को जोड़ता है साथ में, तो द गवर्नर को एक साथ रखो, और लगा द यूनियन गवर्नमेंट रखो। इज अ सेपरेट क्वेश्चन एक ग्रुप में, एडजेक्टिव डिटरमाइनर का ग्रुप,
डिटरमाइनर के साथ नाउन, और नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हो। ध्यान रखना ये वैसे ही है जैसे अ गुड बॉय है। ये बताता है कि आप डिटरमाइनर इसको रखना, क्योंकि अगर यहां पे एक के साथ हमेशा देखने की द के साथ आदत पड़ी हुई है, तो माई न्यू पेन अगर लिखा जाए तो दिक्कत हो सकती है। वो सारा डिटरमाइनर ग्रुप में है। तुम्हारे डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के साथ नाउन, और ये इसके साथ ही आया है और इसके साथ ही आया है। एक के साथ गुड नहीं लगा है। हाँ, इसका आर्टिकल अगर वो डिटरमाइनर है तो ए और एन डिसाइड होता है अपने बगल वाले एडजेक्टिव के साथ, लेकिन लगा हुआ ऐसे है, ए के साथ ये और बॉय के पहले ये तुम्हारा, और ये एडवर्ब अलग। ये तुमने क्या किया कि कौन कौन सा ग्रुप एक साथ आया हुआ है, तुमने सेकेंड स्टेज में ग्रुप वाइज शब्दों को तुमने लिया। अब मैं क्लॉज फ्रेज के लेवल पे जा रहा हूं, आप ध्यान देना। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट में आपके पास एक कंजंक्शन यहां था और दूसरा कंजंक्शन आपका यहां है। तो ये दोनों कंजंक्शन ये बता रहे हैं कि देयर शुड बी 3 सेंटेंसेस विद इन दिस सेंटेंस। आपके सेंटेंस में 3 सेंटेंस होने चाहिए थे। और सेंटेंस, क्योंकि एक तो तुम्हारा सेंटेंस आएगा, अभी फिलहाल मैं रख लेता हूं एसवीओ, उसके साथ तुम कंजंक्शन अगर लगा रहे हो तो फिर एक सेंटेंस डालो, फिर एक कंजंक्शन लगाना है तो फिर एक सेंटेंस डालो। मतलब अगर तुम्हारे पास 2 कंजंक्शन है तो यू नीड 3 सेंटेंसेस। और सेंटेंस पहचान में आता है फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब से मैंने शायद आपको फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट बताया है कि फाइनाइट वर्ब से आपको सेंटेंस पहचान में आता है। तो आपके 2 कंजंक्शन का मतलब कि इस सेंटेंस में 3 फाइनाइट वर्ब आए हुए हैं। पहला फाइनाइट वर्ब इज सर्विंग, दूसरा फाइनाइट वर्ब कैन बी इनिशिएटेड, फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, विल बी इनिशिएटेड, कैन बी इनिशिएटेड, और तीसरा फाइनाइट वर्ब इज। सो तुम्हारे सेंटेंस में अगर 2 कंजंक्शन थे तो तुम्हारे पास 3 फाइनाइट वर्ब आए हुए हैं। फाइन। तो कंजंक्शन भी अपने जगह पे है, फाइनाइट वर्ब भी है। अब अगर फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट भी होगा इसका, क्योंकि एकमात्र ऐसा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य, जिसका सब्जेक्ट छुपा होता है, यू। बाकी दुनिया के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट आता ही आता है। तो अगर आपके पास फाइनाइट वर्ब है तो आपको सब्जेक्ट डालना चाहिए था। मैं इसको वर्ब पहले बोला है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट होगा, बट वो तुम्हारा कंजंक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों ने कंजंक्शन लेके सब्जेक्ट खोजा है, वर्ब खोजा है, तो हमको फाइनाइट वर्ब का पहले सब्जेक्ट डालना है। अब क्या होता है कि सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है। वर्ब का फॉर्म से तुम वर्ब को पहचानते हो उसके फॉर्म से, लेकिन सब्जेक्ट का कोई ना शक्ल होता है ना जगह होता है फिक्स्ड। वर्ब के बगल में सब्जेक्ट आता है, स्कूल में होता था। अभी इस सेंटेंस में तीनों वर्ब का कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो तुम पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारा एक ये, तुम अब ध्यान दो। वर्ब को जब तुम टेकअप करते हो ना, तो वर्ब अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस अगर हो तो वर्ब अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट को, क्योंकि जैसे कैन बी इनिशिएटेड लिखा हुआ है,
तो इसके बगल में कॉमा लगने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बीच में हम कॉमा नहीं डालते, राम कॉमा इज प्लेइंग नहीं डालते। यह बता रहा है कि इसका सब्जेक्ट कहीं पिछड़ा हुआ है। और एक और चीज, अगर तुम्हारे पास कहीं पे दो कॉमा लगे हुए हों तो ये याद रखिए कि वो कॉमा लगाने का, दोनों का लगाने का मतलब यह है कि अगर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, एक कॉमा यहां, फिर कुछ शब्द लिखा, फिर कॉमा, और फिर वर्ड्स ऐसे आए, तो ये जो पार्ट है उसको मेन सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। इस मेन सेंटेंस यहां से यहां तक है, क्योंकि ये कॉमा बता रहा है कि इसका इसका मेन सेंटेंस इसका वर्ब सब्जेक्ट कहीं और है, और इस कॉमा के साथ ये भी कॉमा लगा हुआ है। तो तुम ये पार्ट इतना दूर नॉर्मली से लेके स्ट्रेट तक को तुम हटा भी दोगे तो सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम इस कॉमा के जगह पे दो हाइफन भी यूज करते हैं। अब ये दो हाइफन भी यूज हो तो भी, दो कॉमा भी यूज हो, वो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है। अब मैंने बोला कि अगर वर्ब है, अगर मैंने बोला ईट, तो इसको अगर सेंटेंस में यूज करोगे तो हम हु और व्हाट ही लिख सकते हैं ना। कौन खाएगा, क्या खाएगा, यही बात करेंगे। या तो दोनों रखें, नहीं दोनों में से कोई एक, मतलब क्या खाया जाएगा वो भी रख सकते हैं हम खाली। तो कैन बी इनिशिएटेड व्हाट, तुम ध्यान देना, अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तुम ध्यान रखो कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले शब्द जो होते हैं, जो नाउन होते हैं, वो इस वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ना वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो वर्ब के व्हाट या हुम का जवाब देगा, और उसका ऑब्जेक्ट हो, जैसे इन्वॉल्विंग हुम, व्हाट या हुम का जवाब देगा वो, और जो व्हाट या हुम का जवाब देगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इन्वॉल्विंग हुम, दैट इज सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स। तो ये जो पार्ट है, ये जो नाउन है वो इन्वॉल्विंग का ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। भाई ग्रामर के जबरदस्ती वाले लोग बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट। मैंने आर्टिकल छोड़ दिया है समझाने के लिए, इसीलिए टेंशन मत लेना कि मैं गलत लिख रहा हूं, मेरे को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इन्वॉल्विंग का ये ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट हुआ इसका, वो ये है, डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी इनिशिएटेड, मतलब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, नेक्स्ट जाओ, यहां लिखा हुआ है व्हेन इट इज सर्विंग द स्टेट। अब एक कंसेप्ट है, जरा एक बात बताओ, ये प्रोनाउन किसके लिए, जरा सोचना। तुम में से बहुत सारे लोग, मैंने कभी प्रोनाउन के बारे में अभी रियल ग्रामर में चर्चा नहीं की है, तुमने कभी सोचा है कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। बट कभी सोचा है कि आपको किसी नाउन के बदले में जो भी यूज करते हो वो तो चार ही प्रोनाउन है ना, ही, शी, इट और दे। यही चार प्रोनाउन न किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दिस आप किस नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हो? आप आई किस नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हो? आप एवरी किस नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हो? एवरी नहीं, ईच किसके नाउन के बदले में, कि हम ये नाउन रखे हैं उसको हटा के हम ईच करेंगे, आप नहीं इस्तेमाल करते। आई हैव अ पेन, पेन के बदले में अगर तुमको अगले सेंटेंस में पेन के बारे में बात करनी है, पेन को हटा के कोई और नाउन लगाना है तो आप इट लगाओगे। यही चार
आपके डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, और प्रोनाउन 30 40 50 होगा, वही चार आप जो टारगेट करते हो। तो आपने एक बात और समझो कि आपने प्रोनाउन के डेफिनेशन को ठीक से समझा भी नहीं है। अगर ये बोलते हो जो नाउन के बदले में यूज किया जाए तो ये गड़बड़ है, वो चार ही है। और अब मैं अगर बोलूं कि अगर 40 प्रोनाउन है अलग अलग, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, दिस दैट, जितना भी प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, जितना भी प्रोनाउन है, उनको मेनी ऑफ द बॉयज, यहां मेनी किसको हटा के रखा गया है? मेनी तो प्रोनाउन है, यहां पे किसी नाउन को हटा के नहीं रखा गया है। सो आपको ये डेफिनेशन भी समझना होगा कि वो प्रोनाउन का डेफिनेशन का अर्थ क्या है। हमारे यहां लोग सीधा रटते हैं, और पढ़ाने वाले लोग बेमतलब का पढ़ा रहे हैं। यही प्रोनाउन चार किसी नाउन को हटा के रिप्लेस करके रखा जाता है। समझिए आप ध्यान से। अब अगर इसमें से कोई भी प्रोनाउन, ही का कोई फॉर्म, ही हो चाहे हिम हो या हिज हो, शी हो या हर हो, इट हो या इट्स हो, दे हो, देम हो, देर हो, अगर कहीं वाक्य में लगा हुआ है तो वो किस नाउन को हटा के रखा हुआ है, ये तो तुमको कंफर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस इज का सब्जेक्ट तो ये है, वो कंफर्म है। लेकिन ये इट किसके लिए है, जरा सोचो तो। और ये कोई रूल नहीं है, हमारे यहां क्या बताया गया, पर्सन के लिए ही, मेल के लिए फीमेल के लिए शी, निर्जीव चीजों के लिए जानवर के लिए इट, एंड पुलल के लिए दे। इतना सिंपल नहीं होता, ये तो तुम जानते हो। लेकिन क्या तुम जब पढ़ रहे थे तो तुमको पता चला, मैंने चेंज कर दिया था एक जगह पे, तुमको पता चला कि ये इट ऑफिसर्स के लिए लगा हुआ है। वो किसके लिए लगता है सिद्धांत में जानते हो, किसके लिए लगा हुआ है उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। प्रोनाउन का प्रॉपर यूज करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप ध्यान दो, जब वो स्टेट को सर्व करते हैं, जब वो सरकार की सेवा कर रहे हैं, राज्य सरकार की, कौन सेवा करेगा? एक्शन, ऑफिसर्स, डोमेन, कौन? ऑफिसर्स ही ना। तो सर यहां पे कॉमन एरर दिया हुआ था, यहां पे इट इज के जगह पे दे आर होगा। एक रूल, एक एक आपसे सलाह कि इनका कोई फॉर्म दिया हुआ हो जब पढ़ रहे हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, हमारे यहां लोग बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो ग्रामर ठीक हो, सॉरी, ग्रामर अच्छी हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग ठीक होगा। हकीकत यह है कि अगर अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो ग्रामर में भी दो कदम नहीं चल पाएगा, दो कदम नहीं चल पाएगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला होगा ये वाला। सोचो जरा, दे आर, सो प्रोनाउन आया तो अब आपके पास इस इज का सब्जेक्ट चाहिए मेरे को। इस इज का सब्जेक्ट कौन है? इज अ क्वेश्चन, उसके पहले एडजेक्टिव डाला गया, सेपरेट क्वेश्चन। और ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली, अगर ऑल टुगेदर की जगह पे कंप्लीटली रखते हो ना तो इज अ कंप्लीटली सेपरेट क्वेश्चन, इसीलिए एडवर्ब है। ऑल टुगेदर को सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। अब जरा सोचो कि इज अ सेपरेट क्वेश्चन, इस इज का सब्जेक्ट कौन है? अब आंख बंद करके, यूनियन गवर्नमेंट। आप जरा ध्यान देना कि इस इज के पहले अगर यूनियन गवर्नमेंट लगता है तो यूनियन गवर्नमेंट के साथ गवर्नर भी लगा हुआ है, और ये दोनों इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हैं। इंस्टेंस एट का ऑब्जेक्ट है, कैन भी वर्ब हो गया। अब जरा सोचो कि इज का सब्जेक्ट तुमको खोजना हो तो कितना मुश्किल आएगा। सोचिए, हमने कैन बी इनिशिएटेड का निकाला एक्शन, हमने इज का तो आराम से मिल गया कि दे आर हो जाएगा, इट इज नहीं होगा। अब आपको जो नेक्स्ट आपको देखना यह है कि ये जो इज लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट कौन है। अब वही मैंने बोला कि अभी जो मैंने बोला था कि अगर ये वर्ब को तुमको अगर सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत हो, और यहां पक्का दिक्कत हो रही होगी,
अगर दिक्कत हो तो यू मेक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सॉरी, बेग योर पार्डन, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के, या वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट अगर नहीं आए, कंप्लीमेंट आए, क्योंकि इज का तो कंप्लीमेंट आएगा, मिला के एक क्वेश्चन बना दो, इसको एक क्वेश्चन बना दो, और जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर बार ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ये कॉमा का कंसेप्ट नहीं आएगा तो इसका सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत हो जाएगी। और कभी कभार सब्जेक्ट का कंसेप्ट इतना दिक्कत कि अगर तुमको स्ट्रक्चर वाइज तो खोजने में मुश्किल ही हो जाएगा। तो जरा एक बात ध्यान दो कि इज अ सेपरेट क्वेश्चन, अगर मैं इसको बोलूं कि व्हाट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, क्या सेपरेट क्वेश्चन है, तो तुम्हारा जवाब होगा वेदर डिसिप्लिनरी एक्शन इन्वॉल्विंग सेंट्रल ऑफिसर्स ये पूरा का पूरा क्या कानूनी कार्रवाई, अभी मैं इन्वॉल्विंग पे बात करता हूं बाद में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो, उसको इनिशिएट किया जा सकता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के कहने पे। ये एक अलग क्वेश्चन है। तो तुम्हारा इस इज का सब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक है, एंड इस पूरे को एक नाउन क्लॉज कहा जाएगा, क्योंकि वो इज का सब्जेक्ट है, इसलिए वो नाउन का फंक्शन कर रहा है। मैं अगर एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं, वेदर ही विल कम इज डाउटफुल। बस इसी बात को मैं तुमको समझाने के लिए एक आसान क्वेश्चन दे दिया, क्या वह आएगा, ये डाउटफुल है। तो यहां पे इस इज का सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ही को तुम नहीं लगो, ही इज डाउटफुल, नो, क्या वो आएगा ये डाउटफुल है। तो वेदर से लेके पूरा का पूरा सेंटेंस इस इज का सब्जेक्ट होगा। वैसे ही कि क्या सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नर के बोलने पे सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स जो सरकार में सेवा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सो आपके इज का सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, डन। अब ध्यान देना, अब तुम इसको खाली एक बार देख लो, कहीं भी तुमको बीच के सेंटेंस में, चूंकि मैंने पार्टिसिपल अभी तक आप लोगों को डील नहीं किया है, कभी मैंने पार्टिसिपल अभी डील नहीं किया है, और अभी मैं पार्सिंग कर रहा हूं तो पार्टिसिपल आएंगे। एक छोटी सी चीज, कभी आपको बीच में कहीं पे भी3 बीच में शुरुआत में वाले में दिक्कत हो जाएगी, या भी4 कहीं आपको दिखाई पड़े, तो याद रखना कि ये दो चीज का शॉर्ट फॉर्म है। भी3 को पैसिव कहा जाता है और भी4 को एक्टिव पार्टिसिपल कहा जाता है। और ये
ये इसका शॉर्ट फॉर्म माना जाता है, समझिएगा ध्यान से। ये इसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है। आप इसको पैसिव ले लो, इसको एक्टिव ले लो। मैं इसको लिख सकता हूं डिसिप्लिनरी एक्शन विच या दैट, आप दैट भी कर सकते हो। मैं अभी बता रहा हूं, मेरे को क्लैरिटी से बताने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पार्टिसिपल कंसेप्ट बताए बिना मुश्किल होता है। दैट इन्वॉल्व्स या दैट इज इन्वॉल्विंग, दोनों का शॉर्ट फॉर्म। यहां हो विच की जगह पे दैट भी लगा सकते हैं आप। सो ये पार्टिसिपल का V3 और V4 का यूज है, मैंने खाली एक इंडिकेशन किया है। अब आप ध्यान दो कि आपके अब इस सेंटेंस में इतने ग्रामर के, और जब आप कहते हो ना कि पार्सिंग कीजिए, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। और अगर आपको ऐसे करने आए, टाइम लगेगा, मैंने जानबूझ के लंबा सेंटेंस लिया था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया, जब बाद में देखा तो मुझे लगा कि कॉम्प्लिकेटेड है। जब ऐसा आएगा और ऐसे करने आ जाए तो जरा बताओ कि कॉमन एरर कहां बचेगा। आप करके देखो, शुरुआत में दिक्कत लगेगी। और हमारे यहां हंसने की बात यह है कि ना तो टीचर्स ना बुक्स कहीं भी पार्सिंग की तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई उसको बताता नहीं। सब ये बता रहे हैं कि ईच और एवरी के बाद सिंगुलर लगता है। भाई ये किसी भी किताब में लिखा हुआ है। कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो किताब में नहीं हो। मैथ में किताब के लिखी चीजें पढ़ने के लिए आप टीचर के पास नहीं जाते हो, लेकिन अंग्रेजी में हम टीचर्स वही बोलते हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। ये किताब में नहीं लिखा हुआ था। मैंने पार्सिंग किया, मैंने पार्सिंग का एक क्लास लिया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। आपका ये कमेंट मेरे को बताएगा कि मेरे को इस पार्सिंग को कंटिन्यू कितना करना है। सो प्लीज कमेंट जरूर करो। इस बार के मतलब मेरे फर्स्ट टाइम मैंने एक फुल फ्लेजेड सेंटेंस को पार्सिंग किया है अच्छे से। मेरा एफर्ट कितना फ्रूटफुल है ये तुम्हारे कमेंट से पता चलेगा। कमेंट में कंजूसी मत करो, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा मेरे को भी प्रोत्साहन चाहिए होता है ना, इंकरेजमेंट। सो करो एंड लेट्स सी, अगर ठीक रहेगा तुम्हारा कमेंट, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तो मैं फिर से पार्सिंग को कंटिन्यू करूंगा। सी यू देन। थैंक यू सबको।